हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जनरल अवेयरनेस का। और आज है हमारा सेट 2 जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज भी जिसे हम बोलते हैं, उसका पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रबर के उत्पादन से प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है रबर का। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या, हमारे पास ऑप्शन है मिजोरम, केरल, असम या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। केरल में 67% रबर प्लांटेशन से, ये 2017 और 18 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी रबर का प्रोडक्शन होता है उसका 67% केरल में अकेले होता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारे पास सेकंड जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है रबर का वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य दूसरे नंबर पर आता है रबर प्रोडक्शन के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये है कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है ये किससे रिलेटेड ही है? अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों की सुरक्षा से और उनके जो कल्चरल इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड प्रश्न है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, ऑप्शन सी है हमारे पास पी नामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य ए, और एबीसी बनाम राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये एक केस चला था जिसमें कि ये फैसला दिया गया कि आदिवासियों की ज़मीन को कोई भी गैर आदिवासी अथवा निजी कंपनी जो है वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे खनन हो या कोई भी औद्योगिक कार्य के लिए, पट्टे पर किसी निजी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। ये केवल और केवल आदिवासियों द्वारा यूज़ किया जा सकता है या फिर सरकारी उपक्रम द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। गवर्नर जनरल, और आज की स्थिति में हमारे जो देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या जब हमारा देश ब्रिटिश के शासन में था तो उस वक्त गवर्नर जनरल जो होता था वो देश का हेड होता था और राज्य का हेड गवर्नर होता था। जैसा कि आज भी राज्य का जो प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है और देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आया था? ये हमारा आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अकॉर्डिंग। ये बात कही गई थी कि जो देश का हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल, ये देश का हेड होगा। और राज्य के लिए हमारे पास हेड जो होंगे वो गवर्नर होंगे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो सी राजगोपालचारी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? और ऑप्शन से हमारे पास पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि या नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। जो नदियां हैं वो काफ़ी गति से प्रवाह करती हैं और उनके प्रवाह के कारण क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी ढलान से होते हुए नीचे ले आती हैं। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये काफ़ी उर्वरक होती है, इसमें बहुत सारी फसलें उगती हैं, काफ़ी नई मिट्टी होती है जिनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे प्राधिकृत किया है? ये नामित संस्था का नाम हमें बताना है।
तो ये संस्था कौन सी है? ये संस्था है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत ले सकती है और उस पर जांच कर सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी कि हमें ये बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा जो आर्टिकल है, ये हमारा अनुच्छेद ऑप्शन डी 79 यानी कि 79, आर्टिकल 79 में एक संसद की बात कही गई है। और संसद में क्या होंगे? संसद में 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा, जिसे राष्ट्रपति हेड करेंगे। और बाकी जो आर्टिकल्स है हमारे पास, आर्टिकल 9, ये आर्टिकल 9 किससे डील करता है? ये विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर हम अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता लेते हैं तो वॉलंटरीली ही यानी कि स्वतः ही हमारी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा गया है। आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 जो है माइग्रेशन इश्यूज से रिलेटेड है, यानी कि आज़ादी के वक्त कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उनकी नागरिकता है उससे डील करता है। और ऑप्शन 3 जो है हमारा, जो आर्टिकल 3 है वो किससे डील करता है? आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण या फिर जो वर्तमान राज्य पहले से हैं उनकी क्षेत्र या सीमाओं या नाम से परिवर्तन में डील करता है, हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। लेकिन हमारे जो प्रश्न से रिलेटेड आर्टिकल है वो हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 79 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल जो होता है उसे किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, और इसे वो किसके सुझाव पे नियुक्त करता है ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। और ये कहाँ लिखा गया? ये हर राज्य में एक गवर्नर होगा, ये हमारे आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। और जो गवर्नरों की नियुक्ति जो होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो आर्टिकल 155 में लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। हमारे दीर्घकालिक विकास यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। और हमारे पास ऑप्शंस है, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, वनोन्मूलन, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि और अविकसित देशों को कम सेवाएं। अब ऑप्शंस को देखिए तो हमें अविकसित देशों को अगर हम कम सेवाएं देंगे तो क्या हमारा विश्व आगे की ओर जाएगा? नहीं, अविकसित देश अविकसित ही रह जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, अगर कार्बन एमिशन में इंक्रीज होगा, कार्बन ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो क्या होगा? हमारा प्रदूषण दूषित होगा और हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह होगा। वनोन्मूलन भी कुछ हद तक सही है, वनोन्मूलन, वनों को लगाकर हम कार्बन उत्सर्जन को भी रोक सकते हैं। लेकिन विकास के लिए, दीर्घकालिक विकास के लिए हमारा जो सबसे सटीक उत्तर है वो क्या है? वो है औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। इसको करके हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जितनी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे विश्व में लगेंगी, उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, आधारभूत संरचनाएं बढ़ेंगी और विकास तेज गति से होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था को किस देश के साथ घोषणा की थी? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और वियतनाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी वियतनाम हो। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत RTI सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, ये हमें बताना है।
चलिए देखते हैं। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है, सूचनार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, सूचना प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन की निर्धारित प्रारूप नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आवेदन का निर्धारित प्रारूप है, उसके लिए एक आवेदन फॉर्म है जिसे हमें भरना होता है और कुछ मामूली से आवेदन शुल्क देने होते हैं और उस पर हम किसी भी सूचना की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, ये सूचनार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। हमें सूचना किस लिए चाहिए ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है। सूचना का जो अधिकार कानून है, अधिनियम बनाया गया है, इसमें आप चाहें तो 30 दिनों के अंदर आपको वो जो मांगी गई सूचना है वो आपको प्राप्त हो सकती है। और अगर सूचना आपके स्वतंत्रता या फिर जीवन से संबंधित है तो ये सूचना आपको 48 घंटे के अंदर दी जाएगी। तो ये था आज के सेशन में जो प्रीवियस ईयर के सेट थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, वो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सारे वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।